हेलो बच्चों, दिस इज़ इशिका और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। पार्ट 1 ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम का पार्ट 2, जो कि हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 3 है। इस वीडियो में जो आगे की टॉपिक्स थे वो मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। बाकी जो पुराने टॉपिक्स थे वो मैं पार्ट 1 में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सेम एज इट इज़ पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, सो टेंशन मत लीजिए। टोटल 8 यूनिट्स हैं, कल आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था कि बेसिक्स क्या होता है, कैसे हमारी पीरियोडिक टेबल बनती है, पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है ना, एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है। मेजरली हमें एस और पी ब्लॉक ही पढ़नी है। हमारे सिलेबस में मेंशन है कि रेफर टू एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक में हमें इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये जो डी और एफ ब्लॉक है वो फिर भी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर रख दिया है। बाकी आपको अगर पढ़ना है तो एस और पी ब्लॉक ही पढ़िएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या करा है, पीरियड टेल्स अबाउट शेल। अब पीरियड क्या बताता है, ब्लॉक क्या बताता है। पहले मैं पेज इंसर्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज पीरियड एंड व्हाट इज ग्रुप। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताई थी और मैंने आपको बताया था कि उसमें कितने कॉलम, मतलब कितने पीरियड्स होते हैं और कितने ग्रुप्स होते हैं। सो मुझे बताना कि कितने होंगे। तो 18 ग्रुप्स होते हैं, मैं आपको बता चुकी थी। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। डन, ठीक है, इतना हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 7 पीरियड्स हैं, अगर हमें कोई एलिमेंट दिया है तो पीरियड हमें बताएंगे क्या, व्हाट डज पीरियड टेल्स अबाउट, या फिर हम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। तो ये होते हैं पीरियड 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। इस तरीके से हमारे पीरियड्स होते हैं, है ना। तो ये 7 पीरियड्स होते हैं टोटल। अब ये 7 पीरियड हमें क्या बताते हैं, तो पीरियड्स हमें बताते हैं शेल। क्या बताएंगे, शेल। अब शेल क्या होता है तो मैं आपको एक बार और आइडिया देती हूँ। मान लो ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम शेल्स। क्या बोलते हैं इनको, शेल्स। ठीक है, अब शेल का मतलब है कि अगर आपका पीरियड 1 है, पीरियड आपका 1 है, तो यानी कि शेल भी कितनी होंगी आपकी, सिर्फ 1। एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड सिर्फ एक ही शेल होगी। जिनके अराउंड में एक ही शेल होगी, ऐसे एलिमेंट पीरियड 1 में आएंगे। समझ आया। फिर अगर हम पीरियड 2 में जाएंगे तो वहां पर शेल हो जाएंगी 2। अब शेल हमें कौन बताता है, क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर, तो शेल हमें बताता है n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये भी हमें शेल बताता है। तो हम बेसिकली n बोलते हैं पीरियड को। मान लो पीरियड 1 है तो n इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, 1। अगर पीरियड 2 है तो n इज इक्वल्स टू होगा 2। पीरियड 3 है तो n इज इक्वल्स टू होगा 3। अगर पीरियड 4 है तो n इज इक्वल्स टू होगा 4। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हाइड्रोजन पीरियड 1 में आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप करेंगे तो 1s1। अब यहाँ पर n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 1 है ना, तो ये न्यूक्लियस और इसके अराउंड एक ही शेल, तो ये पीरियड 1 का एलिमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, लिथियम कितने पे आता है, 3rd पे आता है, तो 1s2 2s1, यही आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2, तो 1 और 2, तो ये है लिथियम का। तो एक्चुअली हमें पीरियड्स बताता क्या है, तो पीरियड्स हमें बताता है शेल्स के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ आया पीरियड क्या बताएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, लाइक कार्बन, जो कार्बन है वो हमारा 2p2 में आ रहा है, तो लास्ट शेल जो है वो हमारी 2nd है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो पीरियड कितना हो गया इसका, 2। अब आते हैं ब्लॉक पे, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लॉक। तो आप ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एस ब्लॉक में हम डायरेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका ग्रुप होगा। लाइक सोडियम 2s1 आता है तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। लास्ट हमारा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, लाइक जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी शेल हो गई पहली, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे हम उन्हें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैं एक और आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्रुप्स के लिए क्या होगा, अगर आप एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, फॉर एस ब्लॉक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही आपका ग्रुप होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वही आपका क्या डिसाइड करेगा, ग्रुप, कि कौन सा ग्रुप होगा। बेसिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ही होते हैं एस ब्लॉक में। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो 12 पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, यही आएगा। अब मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसका डायग्राम आपको समझाना चाहूँ तो ये हमारा न्यूक्लियस होगा,
ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। ये पहली शेल, मैक्सिमम शेल कितनी है 3, तो सेकेंड शेल, और ये हमारी थर्ड शेल। तो सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है, हमारी थर्ड शेल। और थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप हमारा क्या होगा, 2, यानी कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो मुझे बताओ लास्ट वाला पीरियड कौन सा है, थर्ड, तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। ठीक है, तक समझ आया कि पीरियड थर्ड का एलिमेंट होगा। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने आपको दिया, एक सेकेंड, मैंने आपको दिया सोडियम, ठीक है, कितने पे आता है, 11 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यही आएगा। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉरी, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। यहाँ तक समझ आया। पीरियड कौन सा है, तो पीरियड है हमारा थर्ड। कौन सा पीरियड है हमारा, थर्ड, क्योंकि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आया है, थर्ड शेल में आया है। तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे ग्रुप्स ऑफ पीरियड को। ठीक है, अब आते हैं पी ब्लॉक में। अगर आप पी ब्लॉक की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देना, आपको ग्रुप पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप का है। यहाँ ब्लॉक नहीं होगा, यहाँ ग्रुप होगा बेसिकली। ठीक है, तो कार्बन 6 पे आता है, 1s2 2s2 2p2। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, है ना, 2s2 2p2, तो 2s में भी 2 और 2p में भी 2, तो 4 + 10 14, यानी कि ग्रुप 14 का एलिमेंट है। सेम एज इट इज नियोन, तो नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, प्लस 10 करोगे तो ग्रुप 18 आएगा। सेम समझ आया। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का ग्रुप बताओगे कि कौन से ग्रुप में आते हैं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, मुझे कमेंट में बताना है। अब आते हैं हम मेटल्स, नॉन मेटल और मेटोलाइट पे। हम क्लासीफाई करते हैं पीरियोडिक टेबल को 3 बेसिस पे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट। बेसिकली सबने सुना है मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होता है, मेटोलाइट क्या होता है। सिंपल आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, तो मेटल्स क्या होता है, मेटल कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ नोन एलिमेंट्स। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट पार्ट होता है वो मेटल्स है, और जो राइट पार्ट होता है वो हमारे नॉन मेटल्स है। बेसिकली उसके बीच में मेटोलाइट होते हैं। ठीक है, तो 78% जो है वो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे। अब मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी। आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं सिर्फ, ठीक है, कि जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के बाकी सब सॉलिड होते हैं। फिर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एक्सेप्ट गैलियम को छोड़ के। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, आप इनको मेलिएबल कर सकते हो, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल एंड डक्टाइल। और क्या लिख सकते हो, ये लस्ट्रस होते हैं, ये सोनोरस होते हैं, तो ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स पे आओ तो नॉन मेटल्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे राइट हैंड साइड पर जो टॉप पे एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, सॉलिड और गैसेज होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मेटोलाइट्स होते हैं वो शो करते हैं प्रॉपर्टी बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के बीच में वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, नॉन मेटल टॉप राइट पे होते हैं, और मेटोलाइट्स होते हैं वो डायगनली होते हैं, बीच में होते हैं बस। ठीक है, स्टेट की बात करें तो मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के। नॉन मेटल की बात करें तो सॉलिड और गैसेज होते हैं, मेटोलाइट मोस्टली सॉलिड होते हैं। फीचर्स की बात करें मेटल की तो गुड कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो लो कंडक्टिविटी होती है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटोलाइट की प्रॉपर्टी दोनों के बीच में आती है। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं हमारे पास, ये देखो, ये भी कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी लिखी है, ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो क्या लिखा है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट हम लिख सकते हैं कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, फिर भी वो किस में आता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। वैसे ये सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, वो हार्ड होता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में, ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप की बात करेंगे हम, वो सब मैं आपको समझाऊंगी, अभी इसको आप रहने दीजिए। मेटोलाइट क्या होता है, द एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलीरियम, ये सब क्या है, हमारे मेटोलाइट्स हैं। 7 होते हैं टोटल मेटोलाइट्स। ठीक है, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, दोनों ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की भी। दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटोलाइट। हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स या मेटोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक चीजें थी। अब पार्ट शुरू होता है जो सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो मैं आपको एक बार पेज इंसर्ट करके यहाँ दिखाती हूँ एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस का मतलब बेसिकली सबको पता है, एटॉमिक रेडियस, मान लो ये एक मेरा एटम है, ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस से एटम के बाहर तक की डिस्टेंस, जैसे ये मेरा सेंटर था न्यूक्लियस, फिर ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, ये थर्ड शेल हो गई, तो न्यूक्लियस से बाहर वाले शेल के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस, मतलब एटम की रेडियस। ठीक है,
दिस इज व्हाट एटॉमिक रेडियस। तो हम क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसको ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब ये बेसिकली 4 तरीके की होती है, वो मैं आपको समझाऊंगी। एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला कोवेलेंट रेडियस, दूसरा आयनिक रेडियस, तीसरा मेटालिक रेडियस होता है और चौथा होता है वैन डेर वाल्स रेडियस। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के टाइप्स तो 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला आएगा मेरा कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरा होता है हमारा आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। ठीक है, तीसरा होता है हमारा वैन डेर वाल्स रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, फोर्थ होता है हमारा मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। फोर्थ क्या होता है हमारा, मेटालिक रेडियस। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आया कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है। तो अब मैं आपको सबको डिटेल में समझाती हूँ। एक सेकेंड मैं यहीं समझा दूँ आपको, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। एक सेकेंड, यस, डन। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करके यहाँ आपको समझाती हूँ। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। तो कोवेलेंट रेडियस की बात करती हूँ। कोवेलेंट रेडियस वहाँ होगी जहाँ पर आपके बीच बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। 2 एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब मान लो मेरा एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके दोनों एटम के न्यूक्लियस होंगे, दोनों न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, वही क्या होगा हमारा कोवेलेंट रेडियस। मान लो ये जो हमारी डिस्टेंस थी ये d थी, इसका हाफ d/2, यही क्या होगी हमारी कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स ऑफ न्यूक्लियाई, या फिर द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ, 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ, वही हमारा क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस। क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, लेट मी इंसर्ट अ पेज। यस, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब होता है जहां आयनिक बॉन्ड होगा। बेसिकली कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो वो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर या तो इलेक्ट्रॉन लिया हो या इलेक्ट्रॉन दिया हो। बेसिकली आयंस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, आयंस का। और आयंस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब समझो कैसे, मान लो 2 एटम है, दोनों एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना, आयनिक बॉन्ड बना, सॉरी, तो उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ, वही क्या कहलाएगा हमारा आयनिक रेडियस कहलाएगा। अब जैसे मैंने बोला Na है ना, तो Na क्या बनाता है हमारा, Na पॉजिटिव बनाता है। कैसे बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देके, है ना, एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा। वहीं पर हमारा होता है Cl। Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा। तो ये हमारा कैटायन और ये एनायन दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। और NaCl में कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो इस कैटायन और इस एनायन के बीच में जो रेडियस होती है उसे क्या बोलेंगे हम, आयनिक रेडियस। क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। सेम एज इट इज वैन डेर वाल्स रेडियस की बात करूं तो वैन डेर वाल्स रेडियस जो होती है वो 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होती है, 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में। अब 2 नॉन बॉन्डेड एटम का मतलब क्या है, मतलब कि 2 ऐसे एटम जिनके बीच में कोई बॉन्ड ना हो। ये एक एटम रखा है, ये एक एटम रखा है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, सिंपल ये रखे हुए हैं। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, दोनों की डिस्टेंस का हाफ, मान लो ये डिस्टेंस r थी तो उसका हाफ r/2, वही क्या होगा, वैन डेर वाल्स रेडियस। मेटालिक रेडियस का मतलब होता है मेटल्स में जो रेडियस होती है, मेटल्स में, जैसे कि मेटल्स कौन सा है, Na है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं Na क्या बनाता है, Na पॉजिटिव बनाता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। तो ये जो कर्नल है इसको बोलते हैं हम कर्नल्स, इनको बोलेंगे हम कर्नल्स। और ये है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में जो रेडियस होती है उसी को हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे सबसे ज्यादा कौन सी रेडियस होगी, तो सबसे ज्यादा होती है हमारी वैन डेर वाल्स रेडियस। मैक्सिमम कौन सी होती है,
मैक्सिमम होती है हमारी वेंडर वॉल, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मेटालिक बेसिकली, या फिर हम बोल सकते हैं मेटालिक, ठीक है। देन आती है हमारी कोवलेंट। कोवलेंट में सबसे कम होती है, जो कोवलेंट रेडियस होती है वो बहुत लीस्ट होती है। ये होता है बेसिकली ट्रेंड, ठीक है। अब आ जाओ यहीं पे, सारी चीजें आपके लिए लिखिए। कोवलेंट रेडियस क्या होता है, तो व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड द रेडियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। मान लो ये एक दो एटम्स है, इनके बीच में डिस्टेंस a थी न्यूक्लियस के बीच में, तो कोवलेंट रेडियस होगी a/2। आयनिक रेडियस क्या होती है, तो रेडियस ऑफ टू बॉन्डेड चार्ज्ड एटम, दो बॉन्डेड चार्ज एटम के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस, ठीक है। अब आयनिक रेडियस में दो चीजें होती हैं, एक कैटायन एक एनायन। तो कैटायन क्या होता है, कैटायन होता है द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकालना, उसे क्या बोलेंगे, कैटायन। और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब ये वाला थोड़ा सा ना मैं आपको एक जगह समझाती हूँ, एक और पेज इंसर्ट करती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कैटायन। कैटायन का मतलब होता है कि मान लो आपका पेरेंट एटम था Na, ठीक है। Na में आता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Na की। अब Na क्या चाहता है, कोई भी एटम है तो वो चाहता क्या है कि हम स्टेबल हो जाएं। स्टेबल का मतलब अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, मतलब दे देगा। तो ये क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन हमने दिया, मेरे पास से नेगेटिव चार्ज गया, तो मेरे पे कैसा बचा, पॉजिटिव। तो यहाँ से ये क्या बनता है, Na पॉजिटिव, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी अब 1s2 2s2 2p6। पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझो कि अगर Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले 11 थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। अब प्लस चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया, तो अब इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 और 6 यानी कि 10। समझ आया, ये हो गया Na पॉजिटिव। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन। तो कैटायन कैसा होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब एक सेकेंड, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि इसका साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले मैं Na की बात करूँ तो मेरा सेंटर था, ये पहली शेल थी, ये दूसरी शेल थी, और कितनी शेल है देखो, 3s1 भी है, इसका मतलब थर्ड शेल भी है, तो ये तीसरी शेल थी। इलेक्ट्रॉन फिल करो तीनों में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे करके जो भी आप फिल करोगे तो इसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सबसे बाहर वाली में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। अब जब इसने, इसका साइज पहले कितना था, इतना था, है ना, तो एटॉमिक रेडियस इसकी कितनी थी, ये इसकी एटॉमिक रेडियस थी। जब हमने Na पॉजिटिव बनाया तो ये मेरा न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल। अब थर्ड शेल में से तो 1 इलेक्ट्रॉन था और वो भी चला गया, यहाँ से ये चला गया, तो ये शेल तो गायब ही हो गई ना, तो ये बची सिर्फ। अब मुझे साइज पे बताओ, साइज पे फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा। यानी कि जब भी कैटायन जो होता है वो स्मॉलर होता है। कैटायन कैसा होता है, स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से कैसा होता है, छोटा होता है। समझ आया कैसे, ये न्यूक्लियस था, ये वाली भी शेल थी, साइज बड़ा था। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, फोर्स लगाता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स पर। जब इन पर फोर्स लगाएगा तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11, यानी कि न्यूक्लियस 11 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा था। अब न्यूक्लियस तो वही है, 11 वाला जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो तो वही है। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, और फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब जो कैटायन होता है वो स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से, ठीक है। अब बात करते हैं एनायन की, वहीं पर हमारा आता है एनायन। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रही हूँ। अब आते हैं एनायन पर। एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम या चार्ज्ड आयन, ठीक है। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो हम उन्हें एनायन बोलते हैं। चलो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं Cl। Cl कितने पे आता है, 17 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही आएगा। देख लो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हर एक एटम क्या चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना, है ना। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या कर सकता है, इसकी लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि अब इसको या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब मुझे बताओ 7 इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी या 1 इलेक्ट्रॉन लेने में, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने में कम एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये बनाता है Cl-, और Cl- की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6
6। क्यों? अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। पहले ये एटॉमिक नंबर इसका 17 था। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब है मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो +1 करेंगे 18। ठीक है, अब इस पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो गई। अब साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो ये न्यूक्लियस है हमारा, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, फिर ये तीसरी शेल है। पहले लास्ट वाली शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8 होने थे तो 8 भी आ गया यहाँ पे। मैं अब आपको लास्ट वाली यही समझा रही हूँ सिर्फ। ठीक है, अब इसमें 6 हो गए, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि पहले जो Cl था उस पे 17 इलेक्ट्रॉन्स थे तो न्यूक्लियस सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा था। अब न्यूक्लियस पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, फोर्स अब बढ़ गई, थोड़ी और ज्यादा कम हो गई। अगर फोर्स कम होगी, न्यूक्लियस अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो खींच ही नहीं रहा है, साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन आया तो साइज बढ़ेगा ना, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ेगा। तो बेसिकली एनायन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, लार्जर देन द पेरेंट एटम, देन द पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से बड़े होते हैं ये। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ गई है ना, न्यूक्लियस की चार्ज फोर्स जो है वो बढ़ गई है। पहले 17 इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा था, अब 18 इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा। तो यही चीज थी जो मैंने आपको यहाँ लिख के दे रखी है, समझो। कैटायन जो होता है उसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना, उससे क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। अब नोट में क्या लिखा है कि कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कैटायन जो होता है वो स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से, बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए लेकिन न्यूक्लियर चार्ज सेम था। अब यहाँ पर एक चीज लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज ऑफ एटम। तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर तुमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर तीसरा निकाला, तो साइज छोटा होता चला जाएगा एटम का। ठीक है, फिर आते हैं एनायन पे। किस पे? एनायन पे। अब एनायन एंड कैटायन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कैटायन नहीं होगा, एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर देन द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्यों? एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे और न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ गई है तो इसकी वजह से साइज बढ़ता है। फिर यहाँ पर लिखा है ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर विल बी द साइज ऑफ एटम, मतलब कि जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे उतना साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, थर्ड लिखिए वैन डर वाल्स रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 नॉन बॉन्डेड एटम। 2 नॉन बॉन्डेड एटम जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, उनकी डिस्टेंस का हाफ, उसको क्या बोलेंगे? वैन डर वाल्स रेडियस। लास्ट आती है हमारी मेटालिक रेडियस, ये बॉन्ड नहीं होगी, वैन डर वाल्स, सॉरी गाइस, इसको सही कर लेना, वैन डर वाल्स रेडियस होगी, फिर मेटालिक रेडियस होती है, फिर हमारी कोवलेंट रेडियस होती है। मेटालिक रेडियस क्या होती है? इज टेकन एज द हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कर्नल्स एंड फ्री एटम। ठीक है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहला फैक्टर आता है साइज ऑफ एटम। एटॉमिक रेडियस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एक सेकेंड, ये नहीं होगा, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है? तो एक और पेज में को ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम साइज की, साइज ऑफ एटम। ठीक है, अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी बड़ी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर वाली डिस्टेंस। अगर एटम का साइज छोटा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी कम होगी, यानी कि साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा एटम की रेडियस। पहला फैक्टर समझ आया कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी। दूसरा फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करेगा? एक सेकंड में आपको यहाँ दिखाती हूँ। न्यूक्लियर चार्ज होता क्या? व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझो आप। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है, न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा, किस पर फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा। अब न्यूक्लियस बना किससे होता है? तो न्यूक्लियस बना होता है हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, इससे ही तो बना होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। प्रोटॉन पे चार्ज जो भी होता है वो होता है, यानी कि फोर्स कौन लगा रहा है? एग्जैक्टली प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं। और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, कि जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लाइक मैंने बोला कि C यानी कि कार्बन पे 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही प्रोटॉन है। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब एक बात बताओ कि जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज मतलब न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगाएगा एटम पर। ये मान लो मेरा न्यूक्लियस है, एक सेकेंड, ठीक है,
ये हमारा एटम है, पूरा शेल्स है। अब जब न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इन्हें अपनी तरफ खींचेगा, तो एटम का साइज छोटा होगा, और अगर एटम का साइज छोटा होगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। इसका मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस हमारी घटती है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। ये फैक्टर्स आपको जब ग्रुप में पढ़ोगे, पीरियड में पढ़ोगे तो समझ आएंगे। फिर आता है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर शेल ऑफ द एटम। ये भी टॉपिक समझना है आपको। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? ठीक है, शील्डिंग, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। होता क्या है शील्डिंग इफेक्ट? देखो, बेसिकली ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। अब इनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें, तीनों शेल में। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या करता है? अपनी तरफ फोर्स लगाता है, सब पे फोर्स लगा रहा होगा जी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। क्यों? दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे होंगे? इस पर रिपल्शन लगा रहे होंगे, मतलब उल्टी फोर्स लगा रहे होंगे। इनको क्या चाहते हैं? दूर भेजना चाहते हैं। मतलब कि अगर न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए। ये क्या करेगा? अपनी एक शील्ड बना लेता है, ऐसे करके। क्या बना लेगा? शील्ड, ताकि ये इलेक्ट्रॉन अंदर ना आ पाए। क्या करेगा? शील्ड बना लेगा, जिससे अंदर इलेक्ट्रॉन ना आ पाए। तो जो रिपल्शन होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। द रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शन होता है उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा तो साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा साइज, और जितना ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट आपके लिए। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, देखो कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर शेल ऑफ द एटम। एटम के अंदर जो इनर शेल है उन्हें बोलते हैं रिपल्शन, जो होता है उसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेंड्स की। तो ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप। ग्रुप में कैसे होगा, पीरियड में कैसे होगा? तो एक और पीरियड सेट करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप। जब आप ग्रुप में चलेंगे तो याद रखना, जब भी आप ग्रुप में जाते हैं तो आप चलेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। ये सबसे पहले मैं लेती हूँ ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना, की रब से फरियाद। मैं ट्रिक बता चुकी हूँ याद करने के, याद होनी चाहिए एस और पी ब्लॉक आपको। अब एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब आप ग्रुप में जाओगे, डाउन द ग्रुप जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बढ़ता है? एन बढ़ता है। एन पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। मतलब पहले एक शेल थी सिर्फ, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। मतलब क्या हुआ? शेल्स बढ़ रही हैं। शेल्स अगर बढ़ रही हैं तो साइज भी बढ़ रहा होगा एटम का, और अगर साइज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है। समझ आया? अगर साइज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है, यानी कि सबसे कम हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, ऐसे करके मतलब जो भी है आपका सबसे ज़्यादा फ्रेंसियम की होगी। ठीक है, शेल्स बढ़ेंगी तो साइज बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये थी ग्रुप 1 की कहानी। सेम एज इट इज ग्रुप 2 में चलेगा। अब आते हैं पी ब्लॉक में। जैसे कि मैंने ले लिया ग्रुप 13, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो हमें पता है एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। यानी कि पहले सबसे कम बोरोन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की, फिर थैलियम की, ऐसा करके होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? जब आप गैलियम की बात करोगे तो यहाँ आता है डी ब्लॉक, इससे पहले, है ना। और जब आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ पर आपका आता है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। अब उन दोनों के आने की वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम में जो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस होता है वो सेम हो जाता है, मतलब दोनों की सेम हो जाती है। सेम एज इट इज इंडियम और थैलियम की हो जाती है। तो यहाँ से बनता है कि सबसे कम बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर ऑलमोस्ट इक्वल होती है गैलियम और एल्यूमिनियम की, फिर आता है हमारा इंडियम, देन इसके ऑलमोस्ट इक्वल होती है थैलियम के। तो ये होता है ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का अलोंग द ग्रुप। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ लिखा क्या है।
देखो, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज जो है एटम का बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, और अगर शेल्स बढ़ रही हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। इसको आप छोड़ दो, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, यही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है हमारा ये रहा ग्रुप 13 एलिमेंट का, जो मैंने आपको लिखा दिया था, बेरिलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक की वजह से इन दोनों के अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाती है, फिर इन दोनों के अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ ब्लॉक। ठीक है, ये काट देना यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड। अब पीरियड में कैसे होता है अलोंग द पीरियड, तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अगर मैं आपको समझाना चाहूँ अलोंग द पीरियड, ओके देखो, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड, कितने पीरियड होते हैं टोटल, मुझे कमेंट में बताना। मैं स्टार्टिंग में भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ टोटल कितने पीरियड होता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड है। ठीक है, अब पीरियड में जब आप जाओगे तो आप जाओगे लेफ्ट टू राइट, ऐसे तो होता है पीरियड, तो आप इसमें जाओगे लेफ्ट टू राइट, याद रखना लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होता है लिथियम, फिर बेरिलियम, ये पीरियड 2 है। कौन सा पीरियड है ये? पीरियड नंबर 2। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन न्यून। अब समझो, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इधर, तो इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर। देखो, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। प्रोटॉन क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, और जब फोर्स लगाएंगे तो एटम छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगी तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो हमें पता है साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस ने ज्यादा फोर्स लगाई, कम फोर्स लगाई, और यहाँ पर न्यूक्लियस ने ज्यादा फोर्स लगा दी, तो देखो साइज कैसा हो रहा है ना। यहाँ फोर्स ज्यादा लगी तो साइज कम हुआ, और अगर फोर्स कम लगी तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर साइज घटता है तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस भी आपकी घटेगी। जैसे लिथियम का साइज अगर इतना बड़ा था तो बेरिलियम का इतना होगा, फिर बोरोन का होगा, फिर कार्बन का होगा, इस तरीके से छोटा होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है, और अगर साइज घटता है तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होती है। यानी कि सबसे ज्यादा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन। यहाँ तक समझ आया? वही चीज यहाँ पर देखो लिखी गई है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम इंक्रीजेज। एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और अगर एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होगा, तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगी। यहाँ पर आपको लिखा है, ठीक है, कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज आपका डिक्रीज होगा, और अगर साइज डिक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होती है। अब नियोन की हाईएस्ट क्यों होती है? लार्जेस्ट रेडियस होती है इनमें सब में नियोन की। तो नियोन हैज लार्जेस्ट रेडियस बिकॉज नियोन इज अ नोबल गैस एंड इट हैज वैन डर वाल रेडियस व्हिच इज मैक्सिमम। मतलब कि जो नियोन है वो एक नोबल गैस है। नोबल गैस है तो वो बॉन्ड नहीं बनाती है ना, नॉन बॉन्डेड एटम है, और नॉन बॉन्डेड एटम में कौन सी रेडियस होती है? वैन डर वाल रेडियस होती है, जो कि मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से नियोन की पूरे ग्रुप में ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, बाकी सबकी कम होती चली जाएगी। समझ आया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड? अभी हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सब मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊंगी, है ना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करना, जो भी डाउट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक